Hello everyone, welcome to our YouTube channel मैथमेटिक्स लर्निंग विद सत्येंद्र सर। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो 12th क्लास का मैथमेटिक्स है उसके सिलेबस में से कौन कौन से टॉपिक हटाया गया है। जो 2 के 2021 सेशन है इसके फाइनल एग्जाम्स में कौन कौन से टॉपिक आएंगे और कौन कौन से टॉपिक नहीं आएंगे, आज हम इसी पे बात करेंगे आगे, ठीक है। लेकिन ये बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो सीबीएसई बोर्ड है और जो एनसीईआरटी बोर्ड है, ठीक है, तो एनसीईआरटी बोर्ड नहीं काउंसिल है, तो जो एनसीईआरटी काउंसिल के जितने भी स्कॉलर्स हैं और जो सीबीएसई बोर्ड के जितने भी स्कॉलर्स हैं, इन दोनों का ज्वाइंट मीटिंग हुआ था, ठीक है। और इन दोनों के ज्वाइंट मीटिंग में ये डिसाइड किया गया था कि जो सिलेबस है 12th क्लास के मैथमेटिक्स का या ऑल सब्जेक्ट्स का, ठीक है, और वो डिसाइड किया गया था 9th क्लास से लेके और 12th क्लास तक के सिलेबस में क्या रखना है और क्या नहीं रखना है, ठीक है। तो ये जब आउट हुआ कि ये सिलेबस में से ये टॉपिक रहेंगे और ये टॉपिक नहीं रहेंगे, तो काफी बच्चों का और काफी लोगों का ये कमेंट था कि ये टॉपिक रहना चाहिए, ये टॉपिक नहीं रहना चाहिए था, ये टॉपिक रहना चाहिए था, ठीक है ना। तो ये सब अपने एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज के आधार पे बोल रहे हैं। लेकिन जो सीबीएसई के एक्सपर्ट हैं और जो एनसीईआरटी काउंसिल के जो एक्सपर्ट हैं, ठीक है, उनके पास भी तो काफी सारे नॉलेज है। वो तो काफी चीजों को ध्यान में रख के उसके बाद ये डिसाइड किए होंगे कि ये सिलेबस रहेगा और ये सिलेबस नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी जो पब्लिक है वो जब उनसे सवाल करते हैं कि आपने किस बेसिस पे सॉर्ट आउट किया सिलेबस को, ठीक है, तो उनका ये आंसर है कि हमने जो सॉर्ट आउट किया है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को देखते हुए और आगे जिस पार्ट का यूज होना था उसको हमने रखा और आगे आने पे जिस पार्ट का यूज कम होता है या नहीं के बराबर होता है उसको हमने छाटा, ठीक है। तो टोटल मिला के लगभग आपको 30% सिलेबस जो है वो डिडक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा ये बात करते हैं कि 12th क्लास के जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसमें से किस चैप्टर से कौन से टॉपिक वो हट चुकी है, ठीक है। तो जैसा कि इससे पहले मैं आपको सिलेबस का डिस्कशन किया था, तो उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा दैट इज रिलेशन और फंक्शन, ठीक है। तो अगर हम रिलेशन और फंक्शन की बात करेंगे तो इसमें से देखिए कौन से टॉपिक हटाया गया है, कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का क्या मतलब होता था कि अगर हमारे पास दो फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो एक फंक्शन में दूसरे को कंपोज करके जो हम निकालते थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल FOG, GOF, FOF, GOG, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से जो बेस्ड क्वेश्चन था उस सारे को इसमें से हटाया जा चुका है। दूसरा है इनवर्स फंक्शन। अगर कोई भी फंक्शन दिया हुआ है तो उसके इनवर्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आते थे, ठीक है, और कुछ थ्योरी भी थे कि अगर किसी का इनवर्स एग्जिस्ट कर रही है तो वो यूनिकनेस होगा। तो इस तरह से कुछ प्रूफ टाइप्स के आते थे, तो ये सभी सिलेबस से सॉर्ट आउट कर दिया गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जो सेकेंड चैप्टर है वो है आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से क्या हटाया गया है वो देखिए, ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। जैसे हमने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा था साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, ऑल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का विद ग्राफ, उसी तरह से हमने देखा था कि जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होता है उसमें भी इस सभी के इनवर्स का, यानी कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स, तो इस सब का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पहले हम लोग पढ़ते थे और उसके बेस पे इसके जो प्रॉपर्टीज है उसका हम लोग यूज करते थे या उसको याद रखते थे कि इस तरह से है या प्रूफ की जाती थी। तो ये पोर्शन जो है इसमें से डिलीट कर चुके हैं, ठीक है। अगला है एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज, जो बेसिक्स प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते थे वो प्रॉपर्टीज भी इसमें से हटा दिया है, ठीक है। अब अगला चैप्टर देखिए, अब अगला चैप्टर है मैट्रिक्स। तो जो मैट्रिक्स चैप्टर से क्या हटाया है, इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस हुज प्रोडक्ट इज द जीरो मैट्रिक्स। अब उसमें कुछ मैट्रिक्स ऐसे होते हैं जिसको प्रोडक्ट करने के बाद जो है वो जीरो मैट्रिक्स बन जाती है। तो इस तरह से जो बेस्ड था उसका इसकी एग्जिस्टेंस,
ठीक है, वो हम लोग पढ़ते थे इसमें, या हम यहाँ पे क्लास में आगे पढ़ेंगे, मैट्रिक्स में आएंगे तो, ठीक है। तो ये सारे उसने सिलेबस से डिलीट कर दिया है। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन। अब ये देखिए, ये एक बड़ा डिफिकल्ट भी माना जाता था नॉर्मल बच्चों के लिए। जो एलिमेंट्री ऑपरेशन होती थी, ये दो तरह से होते हैं, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन और कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है। तो ये दोनों आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ द यूनिकनेस ऑफ इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसका अगर इनवर्स एग्जिस्ट करती है तो वो यूनिकनेस ही होगा, यानी कि उसमें सिर्फ एक ही इनवर्स होगा, ठीक है। अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो बात अलग है, लेकिन अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो सिर्फ एक ही होगा। तो इस पोर्शन को भी सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। अब अगला बात कर लेते हैं डिटर्मिनेंट की। तो डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट ये आपको हटाया जा चुका है, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसमें, और आपके बोर्ड एग्जाम्स में एक क्वेश्चन तो फिक्स ही था कि एक क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा। और ये आगे जब आप कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जैसे जी मेंस या एडवांस का, तो वो सारे में ये अभी भी सिलेबस में है, ऐसा बात नहीं कि उसके सिलेबस से हट चुकी है ना। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अगर ये हटाया गया है तो आप ये नॉर्मल वे में कह सकते हैं कि ये आपका नुकसान है इसको हटाने से, क्योंकि ये कंपटीशन में भी बहुत ज्यादा यूज होते थे, ठीक है। एनीवे आगे बात करते हैं फिर क्यों हटाया, क्या डिस्कशन है इसका, ठीक है। आगे है आपका कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एग्जांपल्स। जैसे हमने 10th में भी पढ़ा था अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उसी तरह से यहां पे था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स, उसको हम सॉल्व करते थे। तो इसकी जो सॉल्यूशन है वो भी आपको हटाया जा चुका है। उसमें ये भी चेक करते थे कि वो कंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट नहीं है, ये भी आपको सिलेबस से हटा दिया गया है। अब आगे बात करते हैं कैलकुलस का। तो कैलकुलस में जो फर्स्ट चैप्टर आता है वो आता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है उसमें से भी आपको रॉल्स थ्योरम, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम्स विदाउट प्रूफ एंड देयर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, यानी उसमें आप देखेंगे तो जो लास्ट एक्सरसाइज था, लास्ट एक्सरसाइज में हम फंडामेंटल थ्योरम्स पढ़ते थे, तो वो फंडामेंटल थ्योरम सारे के सारे यहां से हटा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सिर्फ 2 एक्सरसाइज इसमें से हटाया गया है। फर्स्ट है आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी, जिसको हम रेट मेजर्स भी बोलते थे, और दूसरा है यूज ऑफ डेरिवेटिव इन अप्रोक्सीमेशन, जो हम अप्रोक्सीमेशन के नेम से पढ़ते थे, ठीक है। तो ये 2 एक्सरसाइज आपको उसमें से हटाया जा चुका है। अब अगर बात करते हैं इंटीग्रल्स का, तो इंटीग्रल्स में सबसे पहले हम बात करते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का, उसके बाद बात करेंगे डेफिनिट इंटीग्रल्स का। तो अगर इंडेफिनिट इंटीग्रल्स की बात करेंगे तो उसमें अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो उसमें जो इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का जो लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है, उस पे पैटर्न जितने भी क्वेश्चंस थे, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ax² प्लस bx प्लस c dx। तो इस तरह के जितने भी फॉर्म पे क्वेश्चंस है वो आपको अब नहीं पूछे जाएंगे, ये भी आपको सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। तो अब डायरेक्ट वे में आप ये बोल सकते हैं कि जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है उसकी लास्ट एक्सरसाइज को हटाया जा चुका है। उसके बाद बात करते हैं अगर डेफिनिट इंटीग्रेशन में, तो डेफिनिट इंटीग्रेशन का जो फर्स्ट ही चैप्टर है जिसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है, जिसमें हम फंडामेंटल थ्योरम भी पढ़ते हैं, और दूसरा बात जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, इसी तरह से इंटीग्रेशन में भी पढ़ते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है इसको दूसरे नेम से भी जानते हैं इंटीग्रेशन एट द लिमिट ऑफ सम। तो जो इंटीग्रेशन एट द लिमिट ऑफ सम है ये भी आपको सिलेबस से हटाया जा चुका है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में देखिए क्या हटाया है, एरिया बिटवीन एनी ऑफ द 2 अबव सेड कर्व्स। पहले क्या था कि जब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पे आएंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो एरिया फॉर्म होती है वो 2 तरह से, या तो 2 डिफरेंट कर्व्स के बीच में होती है, या तो कर्व आपको एक ही रहेगा और बॉन्डेड रहेगा कोऑर्डिनेट एक्सिस से। तो जब कोऑर्डिनेट एक्सिस से बॉन्डेड रहेगा तब ये सिलेबस में है, और जो 2 कर्व्स, जो डिफरेंट कर्व्स के बीच में जो एरिया फॉर्म होती थी ये पोर्शन आपको हटा दिया गया है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो
तो इसमें फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, जिसमें क्वेश्चन बनता था कि आपको जनरल सॉल्यूशन आपको दे दिया जाता था। सॉल्यूशन दो तरह से होता है, जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो कभी कभी आपको ये पूछा जाता था कि जनरल सॉल्यूशन दे दिया और उसके बाद बोला जाता था कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन उसको फॉर्म करिए, ठीक है ना। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आते थे इसको आपको हटा दिया गया है। दूसरा हटाया गया है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dy बाय dx और dx बाय dy प्लस px इक्वल टू q। तो इसमें हम दो फॉर्म में पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं dy बाय dx प्लस px इक्वल टू q, ठीक है। और जब dy बाय dx तो उसमें dy अगर ऊपर है तो यहाँ पे py लेते हैं, और अगर dx बाय dy है तब हम लेते हैं px। तो जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पे आएंगे तो वहां पे मैं और डिटेल में बात करूंगा इसके बारे में। तो ये जो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था ये भी आपको हटा दिया गया है, लेकिन ये भी हटाने से आपको नुकसान है, क्योंकि पहले था कि इससे एक आता ही आता था। और दूसरा जो है, जब आप कंपटीशन का प्रिपरेशन करते हैं तो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे अच्छा क्वेश्चन बनता था, पार्टिकुलरली जी मेंस के लिए, ठीक है ना। तो उस सब के लिए आपको फिर से ये पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अब अगर अगला बात करें वेक्टर्स का, तो वेक्टर्स अलजेब्रा में हम जितना पढ़ते थे वो सारा का सारा सिलेबस है, उसमें से सिर्फ एक टॉपिक को हटाया गया है और वो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी होता है, तो ये तो पहले से भी नहीं था और अब भी नहीं है, लेकिन जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एक टॉपिक था उसको भी हटाया जा चुका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला चैप्टर्स का, वो है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में से भी कुछ टॉपिक को हटाया गया। वो पहला है आपको एंगल बिटवीन टू लाइंस, कि अगर दो लाइन आपको दिए गए हैं तो उस दोनों के बीच में एंगल्स क्या होगा ये निकालना, या इस पे बेस्ड जो थ्योरम था उस सारे को हटाया जा चुका है। दूसरा है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तो पहला चैप्टर उसमें हम पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन, दूसरा पढ़ते हैं प्लेन्स। तो जो प्लेन्स है, तो प्लेन्स में दो प्लेन के बीच में जो एंगल फॉर्म होती है वो कैसे निकाली जाती है, किस तरह से होती है, ये भी आपको हटाया जा चुका है। उसके बाद है एंगल बिटवीन अ लाइन एंड द प्लेन। अगर कोई प्लेन है, मान लीजिए ये एक प्लेन है और ये एक लाइन है, तो इस दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म होती है ये भी आपको हटाया जा चुका है, जो हम लोग 3D में पढ़ते थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड लास्ट जो चैप्टर्स है, वो है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में से देखिए क्या हटाया गया है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी प्रॉब्लम्स अनबाउंडेड रीजन का। जैसे पहले क्या होता था कि जब हम एलपीपी पढ़ते थे तो उसमें जो रीजन बनती है, एक हम आगे डिस्कस करेंगे इस चीज का। तो जब रीजन बनता है तो एक होता है बाउंडेड रीजन, दूसरा होता है अनबाउंडेड रीजन। तो पहले सिलेबस में दोनों था। अब क्या किया है कि उसके लिए फर्स्ट स्टेप होता था मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन और सेकेंड स्टेप होता था सॉल्यूशन। तो जो आपका अनबाउंडेड रीजन है उसमें से जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है उसको हटा दिया गया है, ठीक है। और अगर लास्ट चैप्टर में बात करूं तो सबसे लास्ट है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में देखिए मीन एंड वेरिएंस ऑफ रेंडम वेरिएबल्स। तो वहां पर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि रेंडम वेरिएबल्स क्या होती है। तो रेंडम वेरिएबल्स का मीन और वेरिएंस ये दोनों हमें फाइंड आउट करना होता था, तो ये भी दोनों आपको सिलेबस से हटाया जा चुका है। उसके बाद है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते थे, ठीक है, तो उसमें दो तरह से हम बेसिकली पढ़ते थे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको सिलेबस से हटाया जा चुका है, ठीक है। अब देखिए, अब जो मैंने आपको अभी बताया तो ये मैं ओनली बोल के बता रहा हूं आपको, लेकिन यहाँ पे मैंने बोर्ड पे ये चीजें नहीं लिखी है। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको लिंक में डाल दूंगा। वहां से आप पहले क्या करेंगे कि जितना मैंने आपको बताया जो डिलीटेड सिलेबस है इसको पहले आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा, और उसके बाद ये वीडियो आप देखना शुरू कीजिएगा, तब आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो या तो डिस्क्रिप्शन लिंक से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, और या तो आप जो सीबीएसई का जो ऑफिशियल साइट है उस पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और या तो आप लोग काफी स्मार्ट हो चुके हैं, आप लोग तो पहले से ही इसको डाउनलोड कर चुके होंगे, है ना। और आप सभी ये जान चुके होंगे कि कौन से सिलेबस उसमें है और कौन से सिलेबस नहीं है। तब आपके मन में एक क्वेश्चन भी आता होगा कि सर इसमें जितने भी सिलेबस हटाया जा चुका है, जो डिलीटेड सिलेबस है वो तो ऑलरेडी हमने नेट से डाउनलोड कर दिया, उसको जान लिया, तो फिर ये वीडियो बनाने का क्या मतलब है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको समझाना चाह रहा हूं
कि ये जितने भी सिलेबस हटाया जा चुका है इसको भी आपको कुछ कुछ पॉइंट जो है उसमें आपको देखना ही पड़ेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था प्रोबेबिलिटी में वो आपको हटाया जा चुका है। तो ये क्यों हटाया जा चुका है, इसका मेन रीजन ये है कि जब आप 11th क्लास के मैथमेटिक्स देखेंगे तो उसमें एक चैप्टर था हमारा बाइनोमियल थ्योरम, तो उसमें से भी ये पोर्शन को हटाया जा चुका है। अब बताइए जब बाइनोमियल थ्योरम को हटा दिया जाएगा तो यहाँ पे आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे समझ आएगी, है ना। तो इस तरह से कुछ लिंकअप है जिस चैप्टर को हटाया जा चुका है, ठीक है। अब दूसरी बात एक और करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। जैसे हमने बताया आपको, अगर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हटा दिया गया है तो बताइए जब आप मेंस का या एडवांस का तैयारी करें तो वहां पे तो फिर से आपको वापस ये पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और जब आप वहां पे ये वापस नहीं पढ़ेंगे तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आप सभी को ये बताने जा रहा हूं कि जो आपका बोर्ड एग्जाम्स है इस पे फोकस करना एक अलग बात है और जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उस पे फोकस करना अलग बात है। तो अगर आप जेईई मेंस का या एडवांस के बारे में आप सोच रहे हैं तो जो डिलीटेड सिलेबस है उसको भी आप एक बार जरूर देखें, क्योंकि उसमें से बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव सिलेबस में है और इसमें नहीं है। तो आप अपना माइंड सेट मत करिए कि हमारा जो सिलेबस है वो 30% डिडक्ट हो चुके हैं, क्योंकि अगर आपने ऐसा माइंड सेट कर लिया तो आपकी जो लेबर है वो आपकी कम हो जाएगी, ठीक है ना। और ये आपको अफेक्ट कर देगा किसको, जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें आप अफेक्टेड हो जाएंगे, क्योंकि आपका मेंटलिटी सेट हो जाएगा कि हमें 30% सिलेबस कम ही पढ़नी है। और ये 30% सिलेबस अगर आप छोड़ देते हो तो मान के चलिए कि जो सिलेबस डिलीटेड है अगर उसमें से कंपटीशन में आ जाएगा तब आप क्या करेंगे, फिर वहां पे तो आप अच्छा से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए ये वीडियो मेरा बनाने का मोटिव ये था कि आपको कम से कम मैं इतना समझाऊं कि जो डिलीटेड सिलेबस है उस पर भी आपको थोड़ा सा फोकस करना है अगर आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। लेकिन जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं जाना चाहते, वो जस्ट 12th में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, उसको तो बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए डिलीटेड सिलेबस को, ठीक है। क्योंकि उनको आगे इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करना नहीं है और इंजीनियरिंग में ये चैप्टर आने वाले हैं ही नहीं, है ना। तो उसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं, उसको बस सबसे बेटर वही रहेगा कि जो डिलीटेड सिलेबस है उसको छोड़ के और जितना जो रेस्ट सिलेबस है उस पर अच्छे तरीके से फोकस करे और अच्छे तरीके से उसकी प्रिपरेशन करे ताकि अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो आज के वीडियो में इतना ही और फिर आगे जैसे जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन आती है वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा, ठीक है, तो लाइक्स, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।